Evening, namaste to everyone. Namaskar. Okay. So, can we start? Good evening, sir. Evening, is my audible? Yes. Okay, so maybe you should mute. 2 मिनिटं मला स्पेक्टेट कर, तुला बाहेर दाखवतो. सर को कोर्स बना दो. बना दिया सर. Okay. All right. So, what's happening today? How are we? हैंड रेस करो अगर किसी बताना है तो प्लीज. यस सर. So, Kimji, हाँ सर. how is it going? Want your इट वाज गोइंग गुड सर. अच्छा है. मेरा तो नहीं बट मेरी वाइफ 100% फॉलो कर रही है. सो शी इज गुड. मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है पूरा शेड्यूल यूएस आवर्स में वर्किंग होने की वजह से. तो मेरा थोड़ा सा ये है बट स्टिल आई एम फीलिंग वेरी गुड. तो ये अच्छा चल रहा है. मेरे वाइफ के लिए उसको कितना भी काम कर ले लेकिन शाम को मेडिटेशन के बाद में पूरी फ्रेश होती है. Okay, so how is the feedback overall? ओवरऑल इज participants? या पार्टिसिपेंट्स अभी बताएंगे. अच्छा तो है सर. बहुत से लोगों को अच्छा आ रहा है. जितने लोग बता पा रहे हैं इट्स रियली गुड. अभी Any suggestions you got? Any suggestions you got? नहीं अभी तक नहीं. Okay. All right. So today we will discuss about some concept and then we'll go into meditation. Okay. सर ये दो लोगों ने हाथ खड़े किए उनसे Mahi is there today? Yeah. Yes. Okay, so Good evening, sir. yes, good evening. So you will play the music towards the end. So you start the meditation and Sure, end sir. the meditation. Sure, sir. Sure. Okay. And okay, so let me take some fruits and not fruits. Let me take some questions. Okay. Can we have Glucon-D? Feel weak? Yes. Why not? Take anything what you want. All right. So some people have raised the questions. I thought I'll explain some topic, but people are raising their hands. Okay. Let me unmute one by one. Renu ji. गुड इवनिंग सर. वेरी नाइस. अच्छा चल रहा है सर हमारा डाइट. और मुझे एकदम माइंडफुल में एक ये चेंज आया कि ऐसे लगता है जैसे कि अपना फूड पे एकदम फोकस किया. तो हर स्पून जैसे खाना खाती हूँ एक भी बाइट लेती हूँ तो उसमें अलग अलग टेस्ट महसूस होता है. तो इससे महसूस हुआ कि माइंडफुल रहने से कि अपने को टेस्ट का मालूम पड़ता है और दूसरा कि टेस्ट से मालूम पड़ता है और कम खाया जाता है. और तीसरा ये कि सर मुझे एनर्जी बहुत अच्छी घर में एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन रह रहा है घर में. और काफी चेंज आया है और काफी अच्छा लग रहा है सर माइंडफुल से. और मैं पूरा डाइट ऐसे फॉलो कर रही हूँ अच्छे से. और काफी कुछ लर्न भी किया है मैंने. कुछ लिखा भी है अपनी डायरी में. लिख भी रही हूँ मैं. एक पॉइंट लिख रही हूँ कि क्या मुझे माइंडफुल में क्या दिन में आज क्या हुआ. आज जैसे मुझे कल रात को से आज में थोड़ा मुझे सर्दी हो गया ना नोजिया हो गया. तो मुझे थोड़ा ये भी लिखा. मैंने लिखा क्यों हुआ इसका क्या रीजन. शायद फिर मुझे मालूम पड़ा कि कल मैंने पानी कम पिया तो इसलिए हुआ मुझे. तो ये मेरे माइंडफुल से मुझे मालूम पड़ा. थैंक यू सर. ओके सर. मेरा यही एक्सपीरियंस है सर. Great self introspection. Thank you. Next, Chand Kapoor ji.
जी सर जी, ये आपकी जो ये सेकंड वाली जो है सारा जो रिट्रीट का है उसको शुरू से फॉलो कर रही हूँ, और सेकंड वीक में बहुत अच्छा लग रहा है। अनकुक्ड खाना बहुत बहुत अच्छा लगा, वेरी एनर्जेटिक, एंड अभी तक पूरा निभा रहे हैं। पानी भी पी रही हूँ, ज्यादा कोशिश करती हूँ पीने की, जितना मैक्सिमम पी सकते हैं। आफ्टर एवरी इंटरवल आई लाइक टू टेक, लेकिन कभी कभी एकदम नहीं पिया जाता, सो देन आई डोंट टेक। एंड थर्ड वीक का जो है वो आई फील के थोड़ा सा शायद मुझे मुश्किल हो ओनली उस पर रहने, जितने दिन हो सकेगा आई ट्राई, सो देन if it is मतलब unavoidable, then only I'll do something. But second week is perfect. I like this diet very much. Thank you very much. Okay, madam. So, and by the way, your third week begins from tomorrow. Yeah. Yes. Yes. So that means your liquid diets begins from tomorrow. कल से शुरू होता है, because when you are practicing Mauna, tomorrow you practice Mauna, right? So yes, tomorrow yes, and day after is Mauna. So when you're practicing Mauna, that is the best time to take the liquid diet. Okay. Okay. And yes, enjoy. Thank you. Next, Ila. Good evening, sir. Yes, First, I have a question, then I will share my experience. I want to ask you that yesterday in PNC Gujarat, you said that what you show us, I used to feel that you are showing us the original crystal, but you said that you are showing the photograph. So it has so much of energy. So I was just thinking, original crystal में कितनी होगी अगर इस फोटो में इतनी energy है तो? I mean, we are receiving the meditation we are doing is so powerful. So where do you keep that crystal in with you? Like, which place do you decide कि कहाँ रखना है? First of all, I don't give priority or importance. Okay, it's the energy object. I keep it safe, but I don't put it on the pedestal. Okay. Okay, so I don't keep it very precious. Wow, it's very precious. I have to keep it safe, and I don't have those kind of feelings, right? So it's just a gift given by the higher masters, and I know I have a responsibility towards that gift, and I also have a lesson to learn towards the gift. You know, every gift comes with a responsibility, and you know these higher masters, they always want to help us. In terms of learning lessons, how they try to give us gifts, and they will check whether we are identified with the gift or we detached with the gift. So it is my lesson to always practice detachment. So ever since the day I received the crystal, many people got great experiences, but I didn't get any experience. I didn't get any experience with the crystal from the day one. And many people got a lot of energies, a lot of experiences. So I realized that, okay, the crystal is there to teach me certain lessons. So personally, my lessons towards the crystal is because I don't feel energy. So what lessons I can learn from the crystal is I learn to be more transparent, okay, more authentic, like the crystal. So I like to live my life like a crystal, more transparent, more authentic, more vibrant, more multidimensional, and also in oneness consciousness. So because the crystal is a symbol of oneness consciousness, if you see that very particular shape, the 144 facets merge into a single tip. So it's all the consciousness merging into oneness. So it's a symbol of oneness. So these are all the symbolic lessons I'm learning from the crystal, but no energy. The reason I share the photograph and not show the crystal is because I don't want people to get attached with the crystal. So that's the reason. But at the same time, I do know that the crystal has energy also, even though I don't feel it. But I do know the crystal has energy because I can see the people transforming. There are hundreds of people who transformed in the presence of crystal energy. They become vegetarians and they connected to their higher self. They got their genetics, their DNA activated through the crystal. So I have seen happening this to the people. So I know it has an energy.
But at the same time, I don't want anybody to be dependent on external object. So that's the reason I share the photograph, not the live crystal. Because if I start sharing the live crystal, then people will start folding the hands. This happened once. In one of the sessions in Melbourne, I went to an Indian family, and then I opened the crystal, and then at the moment I opened, everybody started praying, "Oh, this is Shiva." So I don't want that to happen in meditation. Okay. Okay. Thank you so much, sir. I hope I answered your question. Yeah, perfectly. So I want to share my experience that I'm feeling happy every time. And I remember your line that you said that you should, when you feel that every cell of your body is dancing, which I can feel every time now. And it means you are in a perfect condition that you said. So I can feel that most of the time. And I'm quite happy with myself. And moreover, everyone around me is also feeling very happy when I'm there. And I feel as if the fun thing I want to tell you is that life has become beautiful in true sense. Like I'm enjoying every bit, seeing and standing in my balcony, seeing my plants. Everything has become so beautiful for me. I'm enjoying them in true sense, and then, but I want to tell you that interest for food has gone, and interest to watch TV has become 0%, and no desire actually to watch TV, and no desire to meet people or talk to them on the phone. Otherwise, I was talking, but now I don't. I just want to be with myself, and I'm very happy in being that way. Like I'm enjoying my company. So I was just asking, ये जो desire खत्म हो गई है खाने की, ये वापस नहीं आएगी ना? I don't want it to come. नहीं. Oh, see, the beauty is this is all phases, right? That is the craving might have gone, but you will enjoy food. After this retreat, you will enjoy the highest quality food. Your life will be full of enjoyment. When you have food, you will enjoy it. I'm still enjoying whatever I'm eating. I'm enjoying thoroughly. Every bit I'm enjoying. Even if I'm eating nuts, I'm picking one by one and enjoying them. Thank you so much, sir. Yeah, the quantity might reduce in the long run. After the retreat, you may not eat the same quantity because there is no need to eat that much quantity. But the quality will definitely increase. You will not compromise on the quality. That much is for sure. So I've already lost 2.5 to 3 kgs. 2.5 to 3 kgs. Okay, madam. I'm feeling very light and very energetic throughout the day. Even night, just for the heck of sleeping, I'm sleeping. Otherwise, I feel कि सोना भी चाहिए या नहीं सोना चाहिए. Then now this is coming into my mind. कि meditation. No, you need sleep. You means your soul doesn't need, your astral body doesn't need, but your physical body needs. Your bones and muscles, they need little bit of rest. Okay. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes. Renu Saxena जी. नमस्कार सर. सर मेरा ध्यान से रिलेटेड क्वेश्चन है जी. हाँ, ठीक है. जब ध्यान करने जैसे ही बैठते हैं ना तो 5 मिनट के बाद ही गला एकदम सूखने लगता है, जबकि पानी मैं 5 लीटर से ज्यादा ही पी रही हूँ. पहली ये प्रॉब्लम है. और दूसरा पैर इतना ज्यादा गला मतलब थ्रोट ड्राई हो जाता है बिल्कुल. थ्रोट स्टार्ट्स ड्राई. ओके ड्राई आफ्टर 5 मिनट्स मेडिटेशन में बैठने के बाद. और दूसरा मेरा राइट लेग पूरा इतना स्टिफ हो जाता है, इतना पेन होता है बहुत ज्यादा कि सारा ध्यान पैर पे चला जाता है, सांसों पे ध्यान ही नहीं रह पाता. तो क्या करूं? Congratulations, madam. Congratulations. Your meditation is success. You are having benefits. Enjoy. If you are having these symptoms, that means you are doing right meditation. You are getting more energy. Okay. तो सर गले का पानी पी सकते हैं बीच में क्या उठा के? बहुत नहीं, बीच में नहीं पीना है. मेडिटेशन के पहले पी सकते हैं, मेडिटेशन के बाद पी सकते हैं. ठीक है. एवरीथिंग इज फाइन. थैंक यू.
Thank you. Or if it is like so dry that it is really choking up, just keep the bottle next to you without opening your eyes. Take a sip and then continue meditation, but don't open your eyes. Okay. Thank you so much. Thank you. Yes, madam. You know, it is natural, right? When you're doing meditation, something is happening, your body is paining, your head is paining, and a lot of things are happening. So you should feel good. Yes, something is happening. If nothing happens, then you should worry. If something is happening, then you should enjoy. Okay. So, yes, Ranbir Singh. Hanji, good evening, sir. So I want to share my feelings about the food. Earlier, I used to eat the food and I could not stay without even one time food. Like I used to eat less food, but I need all the 3 times. I could not stay without that. But now during this retreat, I start skipping the food, and now I can stay one day without food. So it's very good for me. And do you feel tired when you don't eat food that particular day? You feel tired? No, not at all, sir. I am feeling very fresh and energetic. Okay. And sir, one thing more about my anger. I get so much angry all the small things, but I'm that also now going little slowly. I'm also controlling that also. Okay, great. So your wife should be very happy. She is. Yes. We both are doing. So yes, sir. Thank you. Thank you, okay, sir. Sir. Thank you. Yes, madam. Navneet Kaur. Hi, sir. सर मुझे रिट्रीट के बारे में बताना, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जब से आपने लास्ट मंथ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी मैं रॉ डाइट पे हूँ। रणबीर कभी कभी चीटिंग करते हैं, बट मैंने चीटिंग नहीं किया। एंड सेकेंडली सर, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बुक्स रीड करना शुरू किया। अमेजोन से हम लोग ने 2 बुक्स मंगवाया, सेपरेट हम लोग रीड करते हैं, बट सर राइटिंग का नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ माई नी पेन। एंड सेकेंडली सर, जब मेडिटेशन में मैं बैठती हूँ रात को, तो हम लोग डिसाइड करते हैं 1.5 आवर बैठेंगे, बट मेरी आई डोंट नो क्या रीजन है सर, नहीं बैठ पाती और आंखें खुल जाती हैं ऑटोमेटिकली। So that is the time you should practice not to open your eyes. Everything is under the control of you. I tried a lot sir, but नहीं हो पाता। Put a band around your eyes. Okay sir. Okay, fine sir. Thank you so much. Yes, you make sure that you are not opening. Even if you put a band around, then 1 or 2 days naturally the mind gives up. I am moving here and there sir. Like I am not stable sitting at one place. That is fine. Okay sir. That is fine. Moving is fine. Everything is fine. If the body feels like moving, let it move. Okay sir. What about the hands sir? Like yes, hand should not be, the lock should not be removed, and eyes should not be open. That's all. Okay, thank you so much. That's why I told the other lady she wants to drink water. I said no, but only if it is like too much unbearable pain, then only you drink. Because when you drink water, you have to remove the finger lock. That's the reason. Okay, and sir, हम लोग पानी पीने का बहुत ट्राई करते हैं, ज्यादा पानी, but 3.5 ही हो पाता है पूरे दिन में. Okay, then increase the juices. Instead of water, make it as lemon juice. Okay, sir. Honey lemon juice, orange juice, compensate with juices. Okay, okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Lots of gratitude. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Bhavna ji, boliye. Yes, sir. Am I heard? Yes, Hello. Audible. Go ahead. Yeah. Sir, I have a request and experience. First is request is that you have so much knowledge and we want to more and more. So please less question answer and more knowledge, wisdom. We want that. No, madam. Sorry, your request is rejected. Okay, sir. Straight away rejected. Okay. Because okay, sir. This question answer session is very, very important. You should be considerate towards others. But yeah. No, let me explain. You should be very considerate towards others because there are many first timers. There are many newcomers. Yeah. Right. So you should be very considerate towards them. And also the question answers ignites and triggers our spiritual intellect. We think we know,
but again and again you listen to certain things, then that becomes deeper in you. Okay. So I have already crossed this particular journey. So if you have that kind of feeling, don't you think I have that feeling already? I know it, but the reason, you see, every time I take question answers, I give a lot of energy, right? There is an energy exchange. Somebody is asking question and I am sharing. I feel more tired. My body feels a lot of pain. There is a lot of energy exchange. Still, why am I doing? Because this is the way. You have to be compassionate with all your fellow seekers. This is law of karma. When you are compassionate with others, then in your life, you will receive a lot of support from others. Law of karma. You should not always think about you. You should think about everybody. That is a spiritual person. A spiritual person is who is sensitive towards everybody. Okay, madam? So I want you to have this understanding. This question answer session is very, very important. Okay. And one experience is that my home is become ashram. I am vegetarian, but my husband is used to eat meat. He is non-vegetarian. But in this retreat, he decided no non-veg is he eats, and he has become a vegetarian. So it's a great, beautiful gift. I got from him. What did you do to him? What did you do to him? Nothing. I don't say anything about his food or nothing else. But the positivity is spread, and he decided his own. Yeah. Wow. So just because you started making your home ashram, so all the transformation happened. Very good, madam. Thanks, Vaishali. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Next, Rita ji. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Boli. Good evening, madam. Boli. I have थोड़े से doubts हैं and कुछ experience भी है. The thing is, eating, जो भी eating pattern है, I am following, and I reduced around 5 kg weight, and the temptation has gone completely. I'm not tempted for food at all. And one thing I want to ask, just say I'm following meditation, but nobody at my home, they understand me. I know that is their journey. They are they are eating too much non-veg, and they are not supporting. And what to do in that, and relationship issues तो हैं ही मुझे. But मुझे अब सब कुछ fake लग रहा है कि जो relationships हैं, they are just, I mean, करना है एक के लिए दूसरे के लिए, अदरवाइज कुछ बॉन्डिंग और कुछ चीजें हैं नहीं. मतलब मेरा मन उठ रहा है इन चीजों से. Okay, so what is your question, madam? Should I stay in the relationship or should I go away from the relationship? Is that your question? Actually, सब कुछ meaningful नहीं लग रहा मुझे, चीजें ना meaningful नहीं लग रही है रिलेशन. जैसे कि लेना और देना है, अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए ये करो. Yes. इसमें आप थोड़ा See, you have chosen that relationship, madam. You have chosen that relationship. My relationships are very challenging. Yeah. So you have chosen it to learn some lessons. So focus on the lessons and but I'm not, focus on your own. I'm not able to focus on the lessons. What to do for that? I'm doing meditation regularly. I increase my meditation. Yes. So you keep doing more and more meditation and read more books. Naturally, you will have an understanding, but don't have the pressure that I need to learn the lessons immediately. Just be aware that whenever the lessons come, you pick it up. You be attentive to what your intuition is saying. Okay. But you know, the angers come and I scream and I shout. I'm shouting. Okay. So I think you're not letting me speak. You want to speak, so that means you don't have listening. So this is a classic example. No, you don't say sorry. This is a classic example that you don't have the patience to listen my words. Then where do you have the patience to listen to your own intuition? You need a lot of patience to listen to your own intuition. Very, very important. You need to have lot of patience. So when you have the patience,
and do more meditation sincerely with patience. Patience, let it take 1 month, 1 year, 10 years, doesn't matter. You be patient. Have the patience that your inner guidance will tell you what to do, what is the lesson, and what to learn. Everything your inner will guide you. Have the trust, have the patience. Eventually, you will receive it. Eventually, you will understand it. This is the way to go. No other shortcuts. You need to have a lot of patience, madam. It took 3 years for me, 3 years of intense meditation for me to understand who am I. Every day, 8 to 10 hours, 3 years, how much patience I should have. And I don't know I'm going to get in 3 years. When I started, I don't know I will get. I don't know I will get in 1 year, 2 years, 10 years, 20 years. I don't know, but I surrendered. So you need to have that much patience. Okay. So again, to understand my purpose of life, again, it took me another 4 years. So different people take their own time. So everything is in the divine timing. Everything comes to you in the divine timing, and you should trust the process, and you need to have the patience. That is a great spiritual quality, to have patience. To have patience is a very, very great spiritual quality. Okay, madam? So have patience, everything will come to you. That is very important. Trust the process, have the patience. This should be your mantra. You write it down in big, bold letters and stick it on the wall next to the mirror, wherever you see your face every day. Trust the process. I trust the process and I am patient. Write it down. Okay. One more thing I want to ask. Sir, yes. Mona, I practiced on Budh Purnima, right? And after that, my husband, he got COVID. So I was not able to keep last week. Na? This week I'm trying, I'll keep. But you know, at the end of Budh Purnima, I shouted a lot on my kids. Keeping the whole day, I was not speaking. I was in Mona, and in the evening around 7 o'clock, I burst out. It is natural. It is natural. It is very and tomorrow natural. I'm planning to keep, but nobody is supporting in my house. They are saying, I said I'll write on paper things, small things, if you need any help. Okay, practicing of Mauna is not that easy. Practicing of Mauna is not that easy. You need a lot of discipline. So in the beginning, when you practice, naturally all the pent up anger will come out. So again, you practice again, you practice again. And then you realize that in the Mauna, you see, because you are in the Mauna, all those energies are coming up. It's all the boiled energies, pent up energies are coming up. So that is an indication that you should practice more Mauna and start witnessing. Mauna, when you practice Mauna, so that means you are practicing how to witness without reacting. You are shouting at the people because you are reacting, right? You are just reacting, and that's why you are shouting. So there should be no reaction. Reaction is only for the normal people. But the goal of meditation is to respond. So naturally, the more and more you meditate, the more and more you become aware, and more you are practicing Mauna. From reaction, you graduate to responding. You will communicate your point across, but without reacting. You will respond to the situation without reaction. That happens very naturally the more you practice Mauna. That's why Mauna is a very important spiritual practice. Okay, start witnessing, be mindful. Naturally, from the reaction stage, you will go to the responding stage. Thank you, sir. Thank you. Okay, madam. Thank you. All right, so... Sir, hand तो बहुत raise हो रहे हैं. आप कुछ बताने वाले थे और meditation भी. Public are asking to start. Who is asking, Kim ji? इधर भी किसी ने डाला था, वो चला गया. No. Whoever asked to start meditation, can you exit them and blacklist once for all? Okay. Sure. Yes, do it. Anybody gives any suggestions what to do, you blacklist them once for all. Because they are so selfish. They think only about themselves. We don't want this kind of insensitive people. Once for all, you blacklist them. Okay. So who's next? Leena Sharma.
I don't know why they come into meditation, into spirituality. If they are so selfish and if they are so insensitive, then why should they come and participate in this group energy, in this group consciousness? So insensitive. Sir? Yes, madam, go ahead. Okay. Sir, my question is during Dhyan, when we have pains, we have to release it or lose the body or continue it? Witness the pain. Okay. Thank you, sir. Yes. You cannot release the pain. Okay. The only way what you can do is just witness the pain. Witness the pain and witness the breath. Then naturally the pain will go away over a period of time. And the pain is a very natural result of healing process. It's a self-healing process. So whenever you are going through the self-healing process, you get pain. So start witnessing the pain and start witnessing the breath. When you start witnessing the pain is sometimes becomes unbearable. So that is the time you bring your awareness back to the breath. So you are witnessing the breath, you are witnessing the pain simultaneously. So that helps to relieve the pain. Thank you, sir. Okay. All right. Okay. So Deepika ji. Hi, Namaskar. I wanted to, I'll make my question really quick. Can you hear me clearly? Yes, madam, go ahead. Okay. It's quite similar to what people are talking, and I have intense pain in my right knee when I sit cross-legged in meditation, which I enjoy very much. And I have tried all the methods you've just spoken about, as in concentrate on the breath, let me concentrate on the pain and then go away from the pain, etc. And I stay on like that for quite a while, but maybe after about half an hour, I need to just put my my right foot on the ground. Is that okay, or should I do something else, please? You can stretch your legs. You can stretch your legs. You can stretch your legs, but don't remove the finger lock. But you can move your body, stretch your legs, make yourself comfortable, and get back to the lock posture. Yes, so that is what I try and do. But sometimes when I have to, because it is a lot of pain, so I have to lift my right knee. So I do try to keep my fingers interlocked, but sometimes it does, but I get back quickly. So I've understood what you're telling me, that I'll try my best. Instead of putting it on the ground, yes, maybe just stretch my leg in front. Is that okay? Yes, madam. Make yourself comfortable. Okay. Perfectly fine. Okay. Thank you very much. And I really do want to express deep gratitude that our paths have crossed, because for the first time in my life, I've actually been able to practice vegetarianism, which I have been wanting to do all my life, and I haven't been able to do it. So deep gratitude once again. And thank you for taking my question. Yes, madam. Thank you. All right. So Kishorji. So this will be the last question. After that, I'll do a presentation. For the rest of the people who have raised hands, don't lose hope. Just write down your questions. We will take it on Monday. Okay. Namaste, sir. Hello. Yes, sir, you talked about negative energy. Yeah. Hello. Sir, your voice is breaking, sir. You talked about negative energy yesterday. When? I think yesterday I spoke about negative energy. Yesterday. Okay, what I don't remember. Yes, go ahead. Can I neutralize it by keeping pyramid or a crystal? So what was the question related to? I'm not getting your question. क्या हम pyramid या crystal को रखने से negative energy balance हो जाएगी? नहीं. Okay, negative energy. Balance or not? Where negative energy? Which negative energy? In the house, man. In room. Oh, okay. The cleansing of the house, making the house as an ashram. Clean by keeping pyramid or a crystal, we can balance it. Yes. You keep pyramids in the house and you meditate, and then the energy becomes positive. Okay. That's you can keep pyramids and keep crystals. Those are the tools. But the main process is meditation. You have to do regular meditation at home. Yeah. And naturally the energies are transformed. Yes, crystals, pyramids, plants, all those things boost up the positive energy. Okay, sir? Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Okay, friends. So I think for the rest of the people, we will take your questions on Monday.
Right. So now today I want to start with a topic for, I think it will be like 20 minutes or half an hour. So it's going to be about ego. You guys are interested? Yes. Yes, sir. Always. Yes, sir. Always. Yes. Always. So I have a small PowerPoint presentation. And as you know, all the PowerPoints we do, my wife Navneet does it. I'm a person who teach dynamically, and she's a person who uses the PowerPoints to teach it. So all the credit goes to my wife. Okay. So I'm going to show a few slides. Let me share. Okay. So can you see? Is it visible? Yeah. Okay. So the reason why we are taking up this ego, because people sometimes they have a limited information about ego, or sometimes they misunderstand ego, or sometimes they don't understand in the complete sense with clarity. And in what way meditation helps our ego, whether ego is good or bad? What is ego? Is it necessary we have an ego? How should we control the ego, or what should we do about this ego? So these are the many questions people have. So that I thought, okay, we're doing intense meditation and we are going to release a lot of emotions. So it's important we understand this aspect as well. So what is ego? Ego is simply a feeling, right? Ego is a feeling of the identity. It's that I, me. This is the feeling. Ego is fundamentally a feeling of me. I am a doctor. I am an engineer. I am this. I am that. So whatever you identify about you, whatever the identities you have about you on the body-mind level, that is your ego. Okay, so this is the small I. This is the small I. And you see here, this is the, as I explained the other day, we have three aspects of our true self. Just imagine all these aspects are our true self. So the knower self, the thinking self, and the doer self. So the knower, thinking, and the doer self, they all are together part of our true self, our higher self in the causal plane, or what we can call it. It's our true self or higher self. It's a complete package, knower, thinker, and doer. And here, the doer self comes to the planet Earth. And the knower self and the thinker self remains in the causal worlds. So it is the doer self which has the ego. The knower self and the thinker self don't have the ego. It's only the doer self which has the ego. And as I told you before, this is just an example. You can see, I got a big prize. I'm a great musician. I'm a beautiful woman. I'm a mother of 2 children. I'm a sports person. I'm a successful career person. I'm a doctor. I'm an engineer. I'm this, I'm that. So all these identities are your feelings about your own self. Your feelings about your own self based on your body and mind conditioning. So this is fundamentally ego. So ego, in other words, means what do you feel about your own self? From the body-mind perspective, that is your ego. So it's the identity of the self-image, right? And this self-image is the feeling. Once again, I'm relating the ego to the feeling. What self-image, what identity you have for your own self, that is simply put to as ego. Now, is ego good or bad? Ego is neither good nor bad. In other words, if you simply ask, how does the ego operate? What are the very fundamental qualities of ego? You can say ego is equal to ignorance plus arrogance. You see here, when you have this limited identity based on your mind, based on what you think of yourself, then you are ignorant. Because you are ignorant because that is not you. That is what you think, but your real self is not that. So you are ignorant. Because you think you are that, you operate based on that understanding, then there is an arrogance.
So ego is nothing but ego leads to ignorance and arrogance. Okay, the ego is the feeling of who you are, who do you think you are. But ego leads to ignorance and arrogance. So if it leads to ignorance and arrogance, then is ego a good thing or a bad thing? Ego is neither good nor bad. Ego is part of the self. Remember, I showed you here, ego is part of the higher self. This ego is part of the higher self. And it is part of your own self. It is neither good nor bad. But this ego is very much necessary for us to learn the lessons on the planet Earth. Okay, just imagine, I normally give the example of a telescope. Okay, just imagine you have a telescope and you can use the telescope and see far away object in the sky. You can see a star, far away star, but you can see only one star, but you can see it very clear, very bright. You can see the very fine details of that star using a telescope. But is it only one star there? When you see the telescope, you can see only one star or probably two stars. But there are billions of stars. So the ego thinks only this is real, only this much is real. The ego cannot see the other aspects because it has a very limited perspective. When you take away the telescope, you can see so many stars. You see the truth, you understand the grander reality. But you need ego to go into the fine details. So ego is necessary for us, for the self-evolution, for the self-knowing. So when the soul incarnates for the first time, in the first few incarnations, the ego self is very, very strong. The identity is very strong. And through that identity, the soul starts learning. And as the soul is graduating from one lifetime to another lifetime, as the ego is getting so many experiences, started seeing many things, started getting the bigger understanding, then it consciously wants to understand the bigger truth. So then when the soul starts meditating, when a person starts meditating, then this doer self gets connected to the thinker and the knower self. So this is how the ego works. So some of the learning points to understand is the identity of I in the human is temporary, because whatever you think about you, okay, I'm a great bodybuilder, I'm a beautiful woman, I'm a handsome man, I'm a mother of few children, I'm a father of few children, whatever you think of, either on the body level or on the mind level or on the intellectual level, okay, everything is temporary, because once you vacate the body, that identity goes, the body identity goes. But yes, the feeling, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a smart person, I'm this, that feeling remains because the feelings are stored in the astral body. So that feelings and emotions, what you feel about you remains in the astral body. So even when you vacate the body, the physical identity goes, but when you go to the astral worlds, still the astral identity is there. Only when you go to the causal worlds, this identity is completely dropped. So in each incarnation, you have many, many identities. And once you go back to the causal worlds, this identity goes off. Okay. And so the ego, how to deal with the ego? So remember the question, is the ego good or bad? Ego is neither good nor bad, but it needs to be educated, enlightened. So how? The more and more you do meditation, the more the ego gets educated. The more you do meditation, the more you understand that whatever I think about myself is a limited understanding. There is a bigger understanding about my own self. So in your meditation, you will connect to the higher aspects of yourself. Then the ego gets naturally enlightened or educated. So that is the way you operate with the ego. So anytime you feel arrogant or anytime you feel egoistic, remember, tell yourself that the of ego leads to ignorance and arrogance. I'm feeling egoistic because there is a certain ignorance about myself and there is a certain arrogance about myself. So what should I do? Educate yourself, educate your ego. How to educate your ego? Do more meditation and understand that your limited self is not your true self. That is not you. Whatever you think about you is not you. That is only a relative truth, not the absolute truth. So it's a temporary, whatever you think about yourself is temporary, but the real self, the ultimate truth is yet to be discovered. So when you have this understanding, then the ego gets educated very naturally. And let us speak a little bit about the self. I told you ego is part of the self. The self
in some authors, they describe it as triunion self. So in the triunion self, so you have the knower self, thinker self, and the doer self. So the doer self has the ego aspect. So all put together. So ego is part of the self, one portion of the self. Now, some of the qualities of the self is, I think I explained about the knower self and the thinker self in the previous session, but once again, I'll quickly explain. The knower self is part of the self which has all the knowing about all your lifetimes of your existence in this dimension, in the other dimension, everything. It's more like Akashic records. Everything is stored there. You have knowing. You don't need to memorize. It's a knowing of the self. And then the thinker self is your ability to discern, because you have taken many, many lifetimes, and all the lifetime experiences get stored in the causal worlds. And that becomes the part of the thinker self. Your ability to discern what is right, what is wrong, and your ability to choose the right actions. This is part of the thinker self. So the doer self connects with the thinker self and the knower self in meditation. So only when you start doing more and more meditation, your intuition becomes sharper. So this intuition is the communication from the higher self. So there are many questions. Why I have this challenge in this particular lifetime? What is the lesson I need to learn? What is my purpose of life? These are the questions the doer self doesn't know. But in meditation, when the doer self connects to the thinker self and the knower self, then you get all the answers, because it is already there. It is with you. It is within you. You just need to go make that inner journey. That's all. And the qualities of this self, it is immortal. It is deathless. There is no death for this self. It is forever entity. This is the grand truth. When you understand this, then there is no fear of death. The death is only for the physical, astral. But for the true self, there is no death. We always exist all the time. We are forever entity. And what happens when we meditate? This doer self connects to themselves and the thinker self. So it becomes one entity. And in this, there is a great clarity. So the more and more you meditate, this small I of ego, right? Me, this small I connects to the bigger I. The bigger I is the self. So transformation from small I naturally into the bigger I is the process of enlightenment. So this is the reason why we have to meditate, to get all the answers and for our own clarity and self-realization. I hope this is very simple and understanding. Yes, now you have one more reason to meditate intensely. Shall we start the meditation? Yes. Yes. So drink some. 2, 1, 0. अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए. Okay, friends, immediately drink some water. And from tomorrow and day after, your silence starts. And you will be following the liquid diet from tomorrow also. And if you have any questions regarding the topic we discussed about the self, the higher self, the ego, or other things, we'll discuss it on Monday. So if you have any questions, you please write it down. And when you ask the questions, make sure your question is very crisp, crystal clear, and it is beneficial for not only you, it is beneficial for others. Those kind of questions you should ask. So write down all your questions. We'll discuss it the next week. And once again, Mauna is a great spiritual practice. You experiment it and start your liquid diet from tomorrow. Drink plenty of water and juices. For the people who can't be on the juices, they can take fruits. At least take fruits while in the morning. Okay, friends. Thank you very much. Shablon ka namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.
तो फ्रेंड्स मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ जो भी सर ने हमको आज बताया है, और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं कर दूंगी। पहले शुरुआत में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे फ्रेंड्स ने जो भी रॉ डाइट फॉलो कर रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और ये वीक उनके लिए कैसा रहा। तो एक्सपीरियंस में कुछ लोगों ने हमको बताया कि वो बहुत ज्यादा माइंडफुल हो गए खाना खाते समय स्पेशली। तो जब भी वो एक बाइट लेते हैं तो वो उसका बहुत अच्छे से टेस्ट लेके और फिर नेक्स्ट बाइट खाते हैं और उनको वो फील हो रहा है जो उन्होंने कभी पहले अपनी लाइफ में नहीं किया था, और वो अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उनके घर में भी बहुत पॉजिटिविटी आ रही है और जो उनके सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और किसी ने बताया कि आज, और मैं जर्नल भी लिख रही हूँ साथ में, आज सुबह से मुझे जुकाम था तो मैं ये भी लिख रही हूँ और मैं यही सोच रही थी कि मुझे आज क्यों हुआ। तो सर ने कहा कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इसी चीज को फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि रॉ फूड वीक जो अभी चला है लास्ट वीक वो बहुत ही अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे। उनकी वाटर क्वांटिटी पहले ज्यादा नहीं वो पानी पी पाते थे, बट अभी बहुत अच्छे से और ज्यादा पानी पी पा रहे हैं। और फिर सर ने बोला कि जो हमारा मौना है कल का और परसों का 2 दिनों का, और हमारी कल से लिक्विड डाइट भी स्टार्ट हो रही है, तो हमको मौना का और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर आप जब भी मेडिटेशन कराते हैं तो आप क्रिस्टल की फोटो शो करते हैं मेडिटेशन में, और आप एक्चुअल जो क्रिस्टल है वो नहीं करते, क्योंकि सर ने कल गुजरात के सेशन में बात शेयर की थी अपनी कि क्रिस्टल की फोटो हमेशा शेयर की जाती है। और अगर फोटो में ही इतनी ज्यादा हमको एनर्जी फील होती है तो फिर जो एक्चुअल क्रिस्टल है, ओरिजिनल क्रिस्टल है, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो सर का ये आंसर था कि डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है क्रिस्टल में। बट सर ये कहते हैं कि, और उन्होंने ये भी पूछा था कि आप क्रिस्टल को कहाँ पे रखते हैं अपने घर में, और उसके साथ आप मतलब उसका कितना आप ध्यान रखते हैं। तो सर ने ये कहा कि वो क्रिस्टल को एक ऐसी चीज मानते हैं कि वो उनके लिए ब्लेसिंग थी और वो उससे लेसन्स लर्न कर रहे हैं। वो उसको पेडेस्टल पे नहीं रखते, मतलब बहुत ऊपर नहीं रखते अपने से, और ऐसा वो नहीं मानते कि वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। और सिर्फ मैं पूरे समय सिर्फ क्रिस्टल के बारे में ही नहीं सोचता रहता, बट मैं फोकस करता हूँ कि क्रिस्टल से मुझे क्या लेसन्स लर्न करने हैं। तो क्योंकि सर हमेशा ये सोचते हैं कि जो हायर मास्टर्स हैं वो ऐसे गिफ्ट्स आपको इसीलिए देते हैं क्योंकि वो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। और सर स्पेशली, सर को क्रिस्टल मिला तो जब भी हमको कोई बहुत प्रेशियस चीज मिलती है और हमको लगता है कि वी आर स्पेशल क्योंकि हमको ये मिला है स्पिरिचुअलिटी में या फिर अदरवाइज इन द फिजिकल वर्ल्ड, तो हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं उस चीज से। तो सर बोलते हैं कि मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को एक लेसन क्रिस्टल से ये भी मिला है कि मुझे उससे डिटैच होके अपना काम करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और डेफिनेटली क्रिस्टल में बहुत एनर्जी है क्योंकि मैं हमेशा सेशंस में जो भी मैं रिट्रीट्स लेता हूँ या सेशंस लेता हूँ, मैं उसमें क्रिस्टल गेजिंग मेडिटेशन कराता हूँ और लोग बहुत ट्रांसफॉर्म होते हैं क्रिस्टल गेजिंग से। और सर कहते हैं कि एक और लेसन है जो मैंने क्रिस्टल से सीखा है, वो है ट्रांसपेरेंट होना। जैसे क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होता है तो वैसे ही मैंने ये सीखा कि मुझे भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब सर ने पहले भी बताया, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू, एवरीथिंग इज सेम, ऑल दीज 3 थिंग्स आर सेम। और वाइब्रेंट होना चाहिए, मतलब एनर्जी वाइज ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ये मैंने क्रिस्टल से सीखा है। मल्टी डायमेंशनल, हम सब जानते हैं कि हम सब सारी सोल्स मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब हर एक डायमेंशन में हमारी सोल एग्जिस्टेंस में रहती है।
आज अर्थ में है और कोई और भी डायमेंशन है जहाँ पे हमारी सोल अभी के टाइम पे कुछ कर रही होगी। और वननेस कॉन्शियसनेस में भी रहना सर ने सीखा है क्रिस्टल के थ्रू। मतलब एक ये उनका लेसन था, वननेस कॉन्शियसनेस मतलब वन इज ऑल एंड ऑल इज वन। मतलब कि जो हम एक सोर्स से आते हैं, सोर्स की एनर्जी से आते हैं, और हम सब में वो सोर्स की एनर्जी प्रेजेंट है, तो हम कनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। बट अर्थ पे आके हम डुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अच्छा बुरा, सुबह शाम, अंधेरा सुबह, और ये सब चीजें हम डुअलिटी ऑपोजिट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। बट हम सभी एक वननेस में हैं, हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और क्योंकि हम एक ही सोर्स से आए हैं, तो उस कॉन्शियसनेस में रहना भी सर ने एक चीज क्रिस्टल से सीखी है। तो सर ने कहा कि लेसन्स बहुत सिंबॉलिक थे, मतलब कि कुछ मतलब उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, और वो हर एक लेसन मुझे किसी और चीज पे ला रहा था, बट मेरे को विथ टाइम वो लेसन समझ आ गए। और सर बोलते हैं कि मैं एक्चुअल क्रिस्टल इसीलिए सेशंस में नहीं रखता हूँ क्योंकि जब भी मैं अगर लोगों को ये दिखाऊंगा तो लोग उससे अटैच हो जाएंगे और उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसीलिए सर कभी भी सेशंस में क्रिस्टल नहीं रखते। और जैसे कि सर ने बताया कि क्रिस्टल गेजिंग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेजिटेरियन हो जाते हैं लोग, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत से फ्रेंड्स के होते हैं। तो सर ने बताया मेलबर्न में एक सेशन वो ले रहे थे और क्रिस्टल मतलब किसी के घर गए थे वो फिजिकली, और वहां पे उन्होंने क्रिस्टल बाहर निकाला और मेडिटेशन स्टार्ट किया ही, तो सब लोग बोलने लगे, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि ये शिवा है, और मतलब ये बहुत ही प्रेशियस चीज है, और ये भगवान की तरह उसको ट्रीट करने लगे। तो तब से सर को लगा कि शायद ये नहीं करना चाहिए मुझे। और किसी फ्रेंड ने एक्सपीरियंस ये शेयर किया था कि सर इस रिट्रीट के बाद मुझे एक्चुअली में जो मैं सुनती थी हमेशा लोगों के विजडम की, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज डांसिंग, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे फील होता है कि मेरे शरीर का हर कण नाच रहा है, मैं इतनी खुश रहती हूँ, और बाकी लोग भी बहुत खुश रहते हैं। और मतलब मेरे मेडिटेशन करने से, क्योंकि घर की एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए आसपास के लोग भी बहुत खुश रहते हैं, और जीवन बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। और मैं बहुत टाइम नेचर के साथ भी स्पेंड करती हूँ, जैसे कि अपने प्लांट्स के साथ खड़े होना, बालकनी में स्काई गेजिंग करना और ये सब चीजें। बट उन्होंने एक चीज और बताई कि जो खाने में उनका इंटरेस्ट है वो रह नहीं गया है, वो बहुत ज्यादा खाने के ऊपर फोकस नहीं करती है, और टीवी में भी टीवी देखने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, और ज्यादा लोगों से मिलने का भी मन नहीं होता और ज्यादा बात करने का भी मन नहीं होता फोन पे। और बेसिकली वो ये कहना चाहती थी कि आई एम एंजॉयिंग माय कंपनी, मैं अपना अकेले ही अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। और मेडिटेशन में यही बोला जाता है कि वही इंसान मेडिटेशन बहुत अच्छा कर सकता है जो अपनी कंपनी को एंजॉय करता हो। तो सर का आंसर ये था इसके लिए कि क्रेविंग जो है आपकी खाने के लिए, जो हमको अलग अलग तरीके के खाने का मन होता है, वो चली गई होगी, बट आप जब रिट्रीट खत्म हो जाएगा तो वो क्रेविंग फिर से आ जाएगी। मतलब खाने को आप इंजॉय करेंगे, क्रेविंग नहीं आएगी, खाने को आप तो भी इंजॉय करेंगे, बट जो आपको भूख कम लग रही है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा रिट्रीट के बाद। और क्वांटिटी कम हो गई होगी, आप जितना भी खाना खाते हैं उससे काफी कम क्वांटिटी में खाना खा रहे होंगे अब भी, बट क्वालिटी के ऊपर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब आप खाना भी अच्छे से कुक करेंगे विद गुड एनर्जी एंड विद गुड थॉट्स, और आप यू विल मेक श्योर कि आप अवेयर हैं और माइंडफुल हैं जब आप खाना खा रहे हैं, तो हर एक बाइट का टेस्ट लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने काफी वेट भी लूज किया है, बट मुझे नींद मतलब मुझे नींद का ऐसा नहीं लगता कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत एनर्जाइज फील करती हूँ, तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि रात में सोना है। तो सर ने कहा कि नहीं, सोना बहुत जरूरी है आपकी फिजिकल बॉडी के लिए और इवन आपके माइंड के लिए भी सोना बहुत जरूरी है। आपको आपका रेस्ट होना ही चाहिए आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी ने कहा कि हमारा थ्रोट ड्राई हो जाता है बहुत, और क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है,
जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेरा फोकस ब्रेथ पे नहीं रह पाता, सांसों पे नहीं रह पाता, तो वो सर ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है, आपको खुश होना चाहिए, कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में। और जिन लोगों की बॉडी में कुछ नहीं होता है वो लोग कंसर्न होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपको कुछ भी इस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है, कहीं पे भी पेन, तो वो अच्छा साइन है और इससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको अपने पेन को विटनेस करना चाहिए, उससे दूर चले जाना चाहिए और फिर अपने ब्रेथ पे वापस आना चाहिए। यही आपको हमेशा करना है। उससे आपको लड़ना नहीं है। आप जिस भी चीज से लड़ेंगे तो वो बहुत, अगर आप रेजिस्ट करेंगे कोई चीज को तो वो बार बार आपके पास आएगी। फिर किसी फ्रेंड ने बोला कि सर इस रिट्रीट से मेरा जो गुस्सा है वो बहुत कंट्रोल हो चुका है और मैं सिर्फ 2 ही मील खाता हूँ और पहले से मेरा खाना बहुत कम हो गया। और फिर किसी ने ये भी बताया अपने एक्सपीरियंस में कि बुक रीडिंग मैं कर रही हूँ बट जर्नल लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है और मेडिटेशन के दौरान मेरी आंखें कई बार खुल जाती है। तो सर ने कहा कि आंखों को नहीं खोलना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर आपकी बार बार आंखें खुलती हैं तो एक आई बैंड आता है, आप उसको लगा सकते हैं और जब आप उसको 2-3 दिन लगाएंगे तो आपकी आदत हो जाएगी आप नहीं खोलने की और फिर आप उस बैंड को छोड़ सकते हैं। और हाथ को अनलॉक नहीं करना है, हाथ हमेशा लॉक होने चाहिए। और पानी नहीं पीना है मेडिटेशन के बीच में, क्योंकि जब आप मेडिटेशन के बीच में पानी पिएंगे तो लॉक खुल जाएगा। तो सर बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही आपसे नहीं हो रही है थर्स्ट कंट्रोल, आपकी प्यास आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तब फिर आप 1 सिप पानी पी सकते हैं, बट ट्राई करें कि बीच में मेडिटेशन के पानी ना पिए। और जो लोग बहुत पानी नहीं पी पाते, जैसे सर ने 5 to 6 लीटर्स बोला है, तो आप जूसेस से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं उसकी जगह पे। और फिर किसी फ्रेंड ने बोला कि सर हम बहुत यहाँ पे इस सेशन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमको विजडम ज्यादा दें और क्वेश्चन आंसर थोड़ा कम रखें। तो सर ने कहा कि ये मेंटालिटी आपको चेंज करनी चाहिए, ये अच्छी मेंटालिटी नहीं है, क्वेश्चन आंसर होना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमको दूसरों के प्रति कंसिडरेट होना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई डाउट के साथ मेडिटेशन करता है या उसके डाउट्स क्लैरिफाई नहीं होते हैं तो वो जो डाउट की एनर्जी है वो अच्छी नहीं होती। इसीलिए हर किसी को अपने क्वेश्चन के आंसर का मिलना जरूरी होता है। और हो सकता है कि हम कोई चीज है जो कि हमको लगता है कि हम इसको जानते हैं, कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और सर आंसर दे रहे हैं तो हमको लगता है कि हम इस बात को जानते हैं, इस फैक्ट को जानते हैं, बट हम जितना सुनते हैं हम वो उतनी ही डीप हमारे अंदर जाता है और वो लर्निंग उतनी ही पावरफुल होती जाती है। तो आपको हमेशा क्वेश्चंस और आंसर्स को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको बहुत कैजुअली नहीं लेना चाहिए। और सर कहते हैं कि जब मैं क्वेश्चंस का आपके आंसर करता हूं तो हम एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो जब मैं आंसर करता हूं तो मेरी बॉडी में भी बहुत पेन फील होता है, मेरे को भी बहुत सारी चीजें होती है, बट मेरे अंदर कंपैशन है और हम सभी को एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। मतलब करुणा और दया की भावना होनी चाहिए दूसरों के लिए। और यही कर्मा का भी रूल है, अगर आप किसी के प्रति दया या करुणा की भावना नहीं रखेंगे या लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बट आप जब दूसरों के प्रति कंसिडरेट होंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको यही करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड इस रिट्रीट के बाद जो इतने सालों से नॉनवेज खाते थे उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, वेजिटेरियन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपकी डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, 5 kg लूज हो गया है वेट, टेम्पटेशन बहुत कम हो गया है और फैमिली में हर कोई नॉनवेज खा रहा है और कोई सपोर्ट नहीं है और मुझे रिलेशनशिप इश्यूज भी है और लोग हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ही सिर्फ करना है, मतलब इट्स गिव एंड टेक, अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो सर ने कहा कि सबसे पहले तो ये जो रिलेशनशिप
आपकी बात है, वो रिलेशनशिप आपने चूज की है, तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और आप को अगेन सर वही बोलते हैं कि लेसन्स लर्न करना है, आपको सीख क्या मिल रही है इस रिलेशनशिप से, उस पे फोकस करना है, मेडिटेशन ज्यादा करना है। बुक्स हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ के प्रति और भी ज्यादा डीप होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको मिलते हैं जो कि हमको शायद मेडिटेशन में भी नहीं मिलते। तो सर कहते हैं बुक्स ज्यादा पढ़िए और इम्पेशेंट मत होइए कि अभी मैं इतने दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ और उसके बाद मेरे साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ, या मेरी फिजिकल हीलिंग नहीं हुई, या मुझे तो फिर से वही सब हो रहा है, या मेरा मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, या मेरे को बॉडी में ये पेन हो रहा है या वो पेन हो रहा है। तो आप इम्पेशेंट मत होइए। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो आप लेसन्स को मिस कर जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज आपकी लाइफ में आपको क्या सीख देना चाहती है। तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, और पेशेंस जब आप में आएगा तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे, आप अपने हार्ट को फॉलो कर पाएंगे। आपका इंट्यूशन आपके हार्ट से आता है, और आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में और लाइफ को समझने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन में, और दिस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। तो सर ने मुझे अपने बारे में ये बताया कि मुझे 3 साल इंटेंस मेडिटेशन के बाद, जिसमें कि वो 8 से 10 घंटे मेडिटेशन करते थे, उनको ये पता चला कि हु आई एम। और अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता तो उनको ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। मतलब कितना वेट किया उन्होंने, 3 साल बहुत होते हैं, 10-10 घंटे मेडिटेशन करना बहुत होता है। आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, आपको पेशेंस रखना है। और 4 साल के मेडिटेशन के बाद उनको समझ आया कि उनका सोल पर्पस क्या है प्लैनेट अर्थ में। तो सर कहते हैं कि लेसन्स आपको कब पता चलेंगे कि ये सीख है मेरी, वो अपनी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, एक स्पेसिफाइड टाइमिंग होता है जब आपको पता चलेगा कि ये लेसन मुझे इस टाइम पे मिलेगा, अगर आप पेशेंस रखेंगे। और जैसे कि सर ने एक और तरीका बताया इस चीज के लिए, आप कहीं पे भी वॉल पे या अपने मिरर पे, जहां पे भी आप ज्यादा रहते हैं, आपको ये लिख लीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई एम पेशेंट। तो आपको ट्रस्ट करना है कंप्लीटली इस प्रोसेस पे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि मैं मौना में थी, बट जिस दिन मेरा मौन रात में खत्म हुआ तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, बहुत चिल्लाया उनके ऊपर। तो सर ने कहा कि ये नेचुरल है और ये हमको ऐसा होता है, क्योंकि जब हम मौना में रहते हैं तो हमारे जो भी बॉइल्ड या ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, कभी हमने सप्रेस किए होंगे, वो सारे इमोशंस बाहर आते हैं मौना खत्म होने के बाद। और हमको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हमको मेडिटेशन के साथ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हुए अगर आप कभी भी मौना में या फिर एक्चुअली विदाउट मौना भी, अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इंडिविजुअल पे अगर आप चिल्लाते हैं तो आप बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप रिएक्ट करते हैं, आप चिल्लाते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट होती है। और मेडिटेशन का गोल है रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है आपको। आप अपना मैसेज दूसरे को जरूर कन्वे करिए, बट एक तरीके से। अगर आप रिएक्ट करते रहेंगे तो आपने जितनी एनर्जी गैदर की है, मौना से भी आपकी एनर्जी इंटैक्ट होती है, या क्योंकि हम बात करने में इतनी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट होती है, तो जब हम मौन में रहते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत सेव होती है। और अगर आपने मौन के बाद किसी चीज के ऊपर रिएक्ट किया, चिल्ला दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी और वो आपकी ही मेहनत खराब हो रही है और किसी की नहीं। तो मेडिटेशन का गोल क्या है? रिएक्शन स्टेट से रिस्पॉन्डिंग स्टेट में आना। उसके बाद इसीलिए सर कहते हैं कि मौन को हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और मेडिटेशन को भी उस टाइम पे और ज्यादा करना चाहिए और इंटेंस करना चाहिए। और सर ने फिर ये भी कहा कि अगर आप ग्रुप कॉन्शियसनेस के प्रति इनसेंसिटिव हैं,
मतलब जो क्वेश्चन आंसर की बात हो रही थी, अगर आप एक ग्रुप में रोज आते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। अगर आप इसके प्रति इनसेंसिटिव हैं तो फिर वो एक मेडिटेटर नहीं हो सकता। अगर कोई इनसेंसिटिव होता है, अगर उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितने क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और ये मैं सुन चुका हूं, तो सर ने यही कहा है कि आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो सेंसिटिव आप तभी होते हैं जब आप मेडिटेशन ज्यादा करते हैं। पेन के बारे में उन्होंने वही कहा था कि विटनेस द पेन एंड गो अवे फ्रॉम द पेन, और फिर आप बार बार अपनी सांसों पे आते रहिए। तो किसी फ्रेंड ने बोला कि मेरी राइट नी में, मतलब घुटने में दर्द होता है बहुत, बट मैं अपने पैरों को नीचे रखती हूँ और फिर मैं वापस रख लेती हूँ ऊपर। तो सर ने कहा कि कोशिश आप ये करिए कि आप स्ट्रेच करिए पर नीचे मत रखिए, क्योंकि नीचे रखने से आपका मेडिटेशन खराब होगा। और जितना आप इसको अवॉइड कर सकें, ग्रेजुअली जब मेडिटेशन करते रहेंगे आपकी बॉडी हीलिंग होती रहेगी, फिजिकल हीलिंग होती रहेगी, और वो इवेंचुअली आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो वेजिटेरियन भी हो गई, जो कि वो बहुत सालों से कोशिश कर रही थी होने का। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ये था कि पिरामिड या क्रिस्टल हम अपने घर में रख सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। तो सर ने कहा कि बिल्कुल ये सारे टूल्स हैं, आप क्रिस्टल या पिरामिड रख सकते हैं। और मेडिटेशन करना आपको ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी रख लें, बट अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे तो जो भी आपके घर की एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। तो क्रिस्टल्स और पिरामिड्स और प्लांट्स और क्लीनलीनेस, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं एक घर को आश्रम बनाने के लिए, बट मेडिटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। फिर सर ने ईगो के बारे में बताया। तो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आई थिंक हर किसी को आज के टाइम पे इस चीज की अवेयरनेस की जरूरत है। तो सर ने बोला कि जब हम ईगो के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और हमको क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या हमको रिलीज करना चाहिए, या फिर हमको अपने इस इमोशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले ईगो की डेफिनेशन सर ने बताई है कि ईगो जो है इज द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आई। तो बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं खुद, आई, जो भी हम अपने बारे में फीलिंग रखते हैं, जैसे कि मैं एक बच्चे की मदर हूँ, या मैं इस जगह पे जॉब करती हूँ, या मैं किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, या मैं किसी कंपनी की सीईओ हूँ, या मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, या मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। तो जो भी फीलिंग हमें अपने बारे में हमको लगता है कि यही हम हैं, उसको हम ईगो बोलते हैं। और बॉडी माइंड लेवल पे जो भी आप अपने बारे में समझते हैं उसको आप ईगो बोलते हैं। तो सर ने पहले हायर सेल्फ के बारे में बताया था, जिसमें कि तीन हायर सेल्फ, हमारा तीन सेल्फ होते हैं उसमें। इट्स लाइक 3 आईज, और उसमें सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंट किया था एक सेमी सर्कल और कोन से। तो 3 सेल्फ होते हैं, एक नोअर सेल्फ होता है, एक थिंकर सेल्फ और एक डूअर सेल्फ होता है। और ये जो नोअर और थिंकर सेल्फ होता है ये कॉजल प्लेन में होते हैं, और ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। डूअर सेल्फ जो होता है वो अर्थ पे आता है, मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है। नोअर सेल्फ का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी आगे। डूअर सेल्फ प्लैनेट अर्थ पे आता है काम करने के लिए, या अपना मतलब इनकारनेशन लेता है अर्थ पे। तो डूअर सेल्फ में ईगो होता है, नोअर और थिंकर सेल्फ में कोई ईगो नहीं होता। तो उसके बाद सर ने बताया कि जो आप अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं अपने माइंड बॉडी लेवल पे, उसको भी आप ईगो कहते हैं। और ईगो गुड, क्वेश्चन था कि इस ईगो गुड और बैड, सर ने खुद प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछा था। तो सर ने कहा कि इट इज नीदर गुड और नॉर बैड। ईगो का मतलब सर कहते हैं ईगो लीड्स टू इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। तो इसका मतलब है कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं रियल सेल्फ, पर आप वो है नहीं, उसको आप इग्नोरेंस बोलते हैं। वो एक इग्नोरेंस को पैदा करता है,
और इसी तरीके से जब आप ईगो में होते हैं तो एरोगेंस भी पैदा होता है। तो ईगो इज अ पार्ट ऑफ हायर सेल्फ, क्योंकि जो नोअर, थिंकर और डूअर होता है ये सब हायर सेल्फ में होता है, और ईगो पहले हायर सेल्फ का पार्ट होता है, बट जब वो अर्थ प्लैनेट पे आ जाता है तो वो अलग हो जाता है, और ये आपके खुद सेल्फ। और सर ये कहते हैं जो ईगो, जब भी ईगो होता है तो हम अपने आप को, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, मेरे ये बच्चे, मेरा ये रिलेटिव, मेरी ये कंपनी, मेरा ये जॉब, तो ये लिमिटेड सेल्फ है, ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक है, ये टेम्पररी है, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम के लिए है। और इसके बाद जब हमारी सोल हायर वर्ल्ड्स में जाती है तो परमानेंट सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है हमारे कर्मा, या फिर अगर हमने इस लाइफ टाइम में मेडिटेशन किया और उससे जितने भी गुड कर्मा किए हो या सर्विस की हो। तो सर कहते हैं कि ईगो जो है वो जरूरी भी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि उससे हम बहुत से लेसन्स को लर्न कर पाते हैं, तो ईगो जरूरी भी है। अगर ईगो हमारे लाइफ टाइम में, हमारे प्लैनेट अर्थ में आने के बाद हमारे में ईगो नहीं होता तो हम लेसन्स कभी लर्न नहीं कर पाते। तो जैसे कि टेलीस्कोप का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि टेलीस्कोप से, अगर हम यूजुअली टेलीस्कोप का काम क्या होता है कि हम स्काई में कोई किसी भी चीज को हम दूर से यहाँ से देख रहे हैं तो हम उसकी डिटेल्स देख सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है। तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करके, मतलब हम ट्रैवल नहीं करते, वो टेलीस्कोप हमको हेल्प करता है एक चीज को मैग्नीफाई करने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए। तो जैसे सर कहते हैं कि टेलीस्कोप से आप किसी भी स्टार को देख रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स, आपको हर चीज दिखेगी कि उस स्टार में, उस स्टार में क्या चीजें हैं। बट अगर हम टेलीस्कोप हटा देते हैं तो हमको दिखता है कि सिर्फ एक ही स्टार नहीं है उस आकाश में, बहुत सारे स्टार्स हैं। तो बेसिकली हम सिर्फ एक लिमिटेड सेल्फ पे फोकस रखते हैं कि इस लाइफ टाइम में मेरे पास ये पैसा, मेरे ये रिश्तेदार हैं, मैं ये जॉब करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये पाया है, ये नहीं पाया है, मटीरियलिस्टिक टर्म्स में, पैसों के मायने में। तो हम इसमें मतलब कन्फाइंड हो जाते हैं। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव है ये बड़ा हो जाता है, ये ब्रॉडन हो जाता है, और हमको समझ आता है कि लाइफ की सच्चाई क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और ये सब चीजें टेम्पररी है और परमानेंट कुछ और ही है जिस चीज को हम सब ढूंढ रहे हैं। तो सर कहते हैं कि फर्स्ट इनकारनेशन जब होता है सोल का, तो सबसे ज्यादा ईगो की फीलिंग उस सोल में स्ट्रॉन्ग होती है। बट जब ग्रेजुअली सोल मेडिटेशन करने लगती है या उसके और बहुत सारे इनकारनेशंस होते हैं, तो उसके बाद उसको लाइफ का पर्सपेक्टिव बिगर पिक्चर समझ आता है, और फिर वो ईगो कम होने लगता है। और सर कहते हैं कि लास्ट में जो डूअर सेल्फ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारा डूअर सेल्फ है, जो अर्थ प्लैनेट पे अभी हम हैं, वो नोअर सेल्फ और थिंकर सेल्फ से जब कनेक्ट होता है तब हमको जीवन का रहस्य या जीवन की सच्चाई या मैं कौन हूं या मेरा क्या सोल पर्पस है ये समझ आता है। और फीलिंग्स, सर बोलते हैं कि फीलिंग्स जो हैं वो आपके एस्ट्रल बॉडी में स्टोर्ड रहती हैं। जो भी फीलिंग होती है आपकी इस लाइफ टाइम की, एस्ट्रल बॉडी मतलब जब हमारी डेथ होती है तो हमारी जो सोल बाहर निकलती है और वो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाती है, तो वो एक एस्ट्रल बॉडी होती है। तो 7 टाइप्स ऑफ बॉडीज होती है, हम कभी आगे जब भी सेशन लेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो एस्ट्रल बॉडी में हमारी फीलिंग स्टोर होती है, और जब आप कॉजल वर्ल्ड में पहुंचती है आपकी ये सोल या एस्ट्रल बॉडी, तभी ये ईगो ड्रॉप होती है, नहीं तो एस्ट्रल बॉडी में ईगो हमेशा रहती है। और ईगो, लास्ट में सर ने बोला ईगो नीड्स टू बी एनलाइटेंड और एजुकेटेड। ईगो को हमको ये एफर्ट करना है कि ईगो को हम अपने आप को समझाएं और हम उसको एनलाइटन करें, ईगो सेल्फ को। तो जैसे कि जब हम समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है, ये इल्यूजन है, हम माया में
हैं और ये सब सच्चाई नहीं है जीवन की, तब हमको ये समझ आने लगता है कि हमारा लिमिटेड सेल्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हायर सेल्फ ही है सब कुछ, जो हमको लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता है। तो सर कहते हैं कि हमें अपने आप को एजुकेट और भी करना चाहिए और हमको और भी ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए और अपने लिमिटेड सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को कभी भी अपना ट्रू सेल्फ नहीं मानना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है। जितना आप एजुकेट अपने आप को करेंगे वैसे उतना ही आप एनलाइटन होंगे और सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो सर कहते हैं कि ट्राई यूनियन होता है ये तीनों सेल्फ का, नोअर, थिंकर और डूअर का, जब हम एनलाइटन होते हैं। तो नोअर का काम, सर ने पहले भी सेशंस में बताया कि नोअर का काम क्या होता है कि उस नोअर सेल्फ के पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, इस डायमेंशन की और दूसरे डायमेंशन की, उनके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड होता है। थिंकर सेल्फ का काम ये होता है कि जितने भी लाइफ टाइम, जितने भी इनकारनेशन, जितने भी जन्म आप ले चुके हैं, वो कॉजल वर्ल्ड में रहता है थिंकर सेल्फ, और ये सब चीजें उसमें रहती है। तो सिर्फ थिंकर सेल्फ अलोन ये नहीं सोच सकता कि मैं क्या ये सही है या क्या ये गलत है। जब आपका मेडिटेशन बढ़ता है तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है, और जब ये तीनों सेल्फ कनेक्ट होते हैं और एक एंटिटी बन जाते हैं, तब जाके आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलती है और आपको समझ आता है कि मैं यहाँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, या फिर मेरा लिमिटेड सेल्फ, मैं आज तक कितना कन्फाइंड था और अब मुझे कहाँ पे पहुंचना है। तो सेल्फ के बारे में 2-3 चीजें और सर ने बताई कि सेल्फ इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल मतलब उनका ये कहना है कि सोल की कभी भी डेथ नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस होता है सोल का, और इट इज अ फॉरएवर एंटिटी। किसी न किसी वर्ल्ड में सोल रहती है और उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। देयर इज नो डेथ एंड वी आर नॉट इमॉर्टल। सर का ये लास्ट में सर ने ये कहा कि जब डूअर सेल्फ, नोअर और थिंकर सेल्फ से कनेक्ट हो जाता है तो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस हो जाता है, और जब हमको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, क्योंकि हमारा नोअर सेल्फ, थिंकर सेल्फ और डूअर सेल्फ तीनों एक सिंक्रोनिसिटी में आ जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हमको नहीं पता होती, हमको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको डेफिनेटली इस प्रोसेस में आपको अपना सोल पर्पस भी पता चल जाता है कि आप इस प्लैनेट अर्थ में आपने जन्म क्यों लिया था। तो थैंक यू। मैं जितना भी मुझे समझ आया मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप वो हैंड रेस कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी। 15 मिनट हमारे पास हैं, 15 मिनट में हम जो भी बात कर सकते हैं वो कर लेंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि फिर अनम्यूट करने के बाद सबकी बहुत परन माही वंडरफुल ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। गैलेक्सी जी ने उठाया है, हैंड रेस किया है। यस गैलेक्सी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है कि हम बहुत जजमेंट, हाँ आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत रियली वो एक रिवीजन टाइप क्लास हमारी अच्छी हो गई। और मैम एक क्वेश्चन था कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग को कैसे, हम लोग इसको इम्प्रूव करें कि जैसे जो भी कुछ भी सामने आ जाता है तो एकदम फटाफट जज कर लेते हैं, मतलब इनर साइड में भी जजमेंट चलता रहता है, वो कैसे इम्प्रूव करें? मेडिटेशन करके। ये हम सबका इशू है, ये कोई आपका स्पेसिफिकली नहीं है। मैं आपको बताऊं तो हम लोग भी जब हम अवेयरनेस में होते हैं, जब माइंडफुल हम ज्यादा रहेंगे
और ज्यादा माइंडफुल रहेंगे तो अवेयरनेस हमारी ज्यादा रहेगी, तो हमको पता रहेगा कि हमको जज नहीं करना है और ग्रेजुअली वो चीज आ जाएगी। क्योंकि और सर भी यही कहते हैं कि आपको अपने बारे में, आपको अपने सोल लेसन्स पे फोकस करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं कि हम दूसरे के बारे में सोच सकें। तो शायद ये सोच के और आप यहाँ पे सेल्फिश बन सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि मुझे अपने बारे में, अपने ऊपर मेहनत करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसीलिए मैं दूसरों को जज नहीं करूंगी, पहले मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगी। यस मैम। और दूसरा मैम ये था कि मोना जैसे अब कल मेरी ना ड्यूटी होगी, तो कल मैं मोना पूरे दिन नहीं प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो आफ्टर ड्यूटी मैं कर लूँ मैम? आप कर सकते हैं आफ्टर ड्यूटी, पर आप कितने घंटे का आपने सोचा है? मैम वैसे तो आफ्टर मेरी 8 to 2 ड्यूटी होती है, तो आफ्टर 2 तो क्लास में आ जाएंगे, फिर बस उसके बाद में अपने को करना ही नहीं ना, क्लास में तो कल सिर्फ मेडिटेशन होगा, तो वो तो मेडिटेशन के बाद में जो भी मैम नाइट तक मोना रहेंगे कर सकते हैं आप अपना सर ने पहले भी कहा था अगर कोई भी वर्किंग है तो उनके लिए एक्सेप्शन है, और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें मौन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम माइंडफुलनेस बहुत अच्छा हो रहा है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आज डीक्लटरिंग भी करी है मैम। वेरी नाइस। कोशिश कर रहे हैं डीक्लटर करने का, आज फर्स्ट डे है तो सर ने बोला था डीक्लटरिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रेम मेहरा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यू आर गिविंग सो मच टाइम फॉर वी पीपल, और इतने अच्छे से आपने ट्रांसलेट किया। थैंक यू मैम। कुछ पूछना था मेरे को। वैसे मेरे को मतलब बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं मेडिटेशन में आने के बाद। 5 साल से वैसे मेडिटेशन करता था, लेकिन मंत्र बेस में करता था। पिछले 1 साल से आनापानसति ध्यान कर रहा हूँ। तो मैम मुझे ये पूछना है कि जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरे को बहुत ब्लिसफुल लाइफ फील होती है मेडिटेशन के बाद। तो मेरा तुरंत मन करता है कि मैं लोगों से भी कहूँ कि उनको भी वो चीजें फील हो और वो भी अनुभव करें। तो मैं लोगों से मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा उनको भी बताता हूँ, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिलता है लोगों से, वो मुझे पता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता है कि वो लोग मेरी बात को नहीं मानते। तो क्या मुझे बार बार उनसे कहना चाहिए कि आप लोग भी करें? देखिए हर किसी की सोल जर्नी होती है। हाँ, और वो सोल जर्नी को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे सर ने बहुत बार कहा है लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में बहुत, आपकी पास्ट लाइफ में बहुत गुड कर्मा थे इसलिए अभी आप मेडिटेशन में हो, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में वैसा हो। और अभी भी हम इस तरीके से हम जज नहीं कर सकते किसी को, और हो सकता है कि उसका कोई और ही सोल प्लान हो। तो जब भी हम सर्विस में, क्योंकि हम सब लोग हैं और हम लोग भी बहुत लोगों से बात करते हैं और हम मोटिवेट करते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग मेडिटेट करें और हम ये भी चाहते हैं कि लोग सर्विस में आए। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपको 1 या 2 बार बोल के और उनको छोड़ देना चाहिए। आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली हो सकता है अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं और वो मेडिटेशन उसकी लाइफ, आपका काम था आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया और आपका काम वहां पे खत्म हो गया। और अगर आपको लगता है कि हाँ शायद दूसरी बार बोलने से भी वो शायद और समझेगा, तो आप दूसरी बार भी बोलिए, बट बहुत ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। थैंक यू मैम। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैम लाइफ में। एंगर बिल्कुल एंगर तो बिल्कुल रिलीज ही हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। और पूरा पीस रहता है 24 आवर्स, कामनेस रहती है इनसाइड में, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं किसी से। बहुत अच्छी बात है। चाहे अपने फैमिली हो या बाहर के हो।
और बस मन ये करता है कि यही काम करो, ये मेडिटेशन और ये जो भी चल रहा है आज के सेशन में। अब लेकिन बाहर के वर्ल्ड में तो जाना ही पड़ता है। हो सकता है आपका सोल पर्पस हो लोगों को मेडिटेशन सिखाना, तो वो भी तो जी मैम, आज का एक अनुभव और रहा मेरा कि मैंने वाटर बॉडी के साथ जो है मेडिटेशन किया। बाहर अपने एक टैंक है, वाटर टैंक है, तो मॉर्निंग में जब पानी आता है, कनेक्शन खुलते हैं पानी के, तो वहां पे बैठ के मैंने किया, तो बहुत मेरे को फील हुआ एनर्जी, वहां पे बहुत ज्यादा फील हुई। नेचर के पास जब भी आप बैठेंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा फील होगी। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, बहुत ब्लिसफुल लाइफ लगती है रियली। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं बैठकर, हाथ दोनों हाथों को करके, तो अगर किसी का तबीयत कभी खराब है तो क्या इसे लेट कर भी किया जा सकता है? लेट के आप कर सकते हैं, तबीयत खराब है तो, पर कोशिश करिए कि बैठ के ही करें। बट जिस दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा कि तबीयत खराब है, आप बैठ नहीं पा रहे, तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बट इसको प्रैक्टिस नहीं बनाइए। अच्छा, और दूसरा ये कि जैसे हम रात में सोते हैं तो क्या हम मेडिटेटिव स्लीप में जा सकते हैं? मतलब कुछ ऐसा टेक्निक जिससे हम सोएं भी तो भी हम ध्यान में ही रहें, ऐसा कुछ है क्या आपके इसमें? क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है ये योग निद्रा, सर ने बोला है कि अगर आप मेडिटेशन करते समय नींद में चले जाते हैं तो उसको योग निद्रा कहते हैं। उसमें भी हीलिंग होती है, बट आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है। मेडिटेशन में सोना नहीं चाहिए। अगर किसी की एनर्जी ज्यादा होती है तो उनको नींद नहीं आती, वो ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस भी एक डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है, बट वो सोते नहीं है। तो बेसिकली आपको सोना नहीं चाहिए मेडिटेशन में, बट जो आपकी रात की नींद है वो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए और माइंड के लिए है, तो वो जरूरी है। ओके, मतलब कि अगर आपको सोना ही है तो आप योग निद्रा का वो प्ले करके उसको सुनते हुए सो सकते हैं। आप सुनते हुए सो सकते हैं, बट मेडिटेशन आप सोने से पहले करिए ना। मतलब आप मेडिटेशन और स्लीपिंग को आप कंपेयर नहीं, क्योंकि मेडिटेशन का अलग प्रोसीजर है, मतलब अलग टेक्निक है, और स्लीपिंग की अलग टेक्निक है। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं हो, मतलब जब आप सोते हैं तब भी आपकी एस्ट्रल बॉडी, जिस सर ने बताया था कि हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल के हायर वर्ल्ड्स में जाती है, तो वो भी एनर्जी लेके आती है ना, मतलब वो एनर्जाइज होने के लिए जाती है। तभी हमें सुबह जब हम उठते हैं तो हमें फ्रेश फीलिंग होती है ना, तो ये एस्ट्रल बॉडी यही काम करती है। एक्चुअली मैम, मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मुझे ना ड्रीम्स बहुत आते हैं सोते हुए, और ड्रीम्स भी ऐसे होते हैं कि पहले तो मुझे ऐसे आ रहे थे कि एग्जैक्टली 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुल रही थी, तो एंसेस्ट्रल ड्रीम्स कह सकते थे उसको। जब मैंने ये देखना शुरू किया तो मुझे समझ आया, काफी सालों से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सारिका सराफ जी का एक सेशन मैंने अटेंड किया था JTP के दौरान, तो उन्होंने उसमें क्लियर किया, और उसके बाद से मैंने उनसे ही रेमेडी पूछी, तो वो तो ड्रीम्स मुझे आने बंद हो गए, मतलब वो करने के बाद वो मेडिटेशन। लेकिन अभी भी मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं और मैं उसमें काफी जगह पे घूम रही हूँ, मतलब बड़ा डिस्टर्ब से सुबह उठ के मैं फ्रेश फील नहीं कर रही होती हूँ। तो मैं क्या करूं उसके लिए? इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसा टेक्निक है कि आप। देखिए, जो आपकी स्लीपिंग की क्वालिटी होती है ना, वो मेडिटेशन से हमेशा बढ़ती है। तो या तो आप मेडिटेशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, या आपका मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब या तो आप ज्यादा कर नहीं पा रहे, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, या तो वो मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। दोनों में से कोई एक बात है। मतलब अगर आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो आप डीप स्लीप में नहीं है। अगर आप मेडिटेशन, जो भी कोई मेडिटेशन ज्यादा करता है, ज्यादा का मतलब देखिए, पहले तो हमको कहते हैं आप अपनी एज के हिसाब से मेडिटेशन करिए। मतलब 40 इयर्स के तो 40 मिनट्स तो करना ही है, बट 40 मिनट्स इस रिट्रीट के लिए तो 40 मिनट्स बहुत कम है। आपको इसके अलावा भी कम से कम 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा और मेडिटेशन करना चाहिए इस ग्रुप मेडिटेशन के अलावा। तो आप मेडिटेशन अपना बढ़ाइए, और मेडिटेशन बढ़ाने से डेफिनेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत चेंज होगी और आप बहुत डीप स्लीप
में जाएंगे। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे 1 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, पर शुरुआत में ऐसा होता था मेरे साथ भी। बट मेडिटेशन करने के बाद एक अलग ही मेरी क्वालिटी अलग ही रहती है नींद की। मैं बहुत डिस्टर्ब नहीं रहती, मतलब डिस्टर्ब मैं पहले नहीं रहती थी, बट मुझे बहुत फ्रेश फील नहीं होता था सुबह। पर मेडिटेशन के बाद वो बहुत चेंज हो गया। ओके। पर मुझे कुछ ऐसा किसी ने बोला कि कई बार बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने से और रात से सोने से पहले भी करने से भी एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैटर्न डिस्टर्ब होता है नींद का। एनर्जी हाई होने से कोई नुकसान नहीं हो सकता आपका। मतलब एनर्जी अगर आपको, जब एनर्जी हाई होती है तो जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा सिर घूम रहा है या हमें कुछ ऐसी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि आप ग्राउंडिंग करिए। आप बिना स्लीपर के या तो ग्रास में चलिए या फ्लोर पे चलिए और आप ग्राउंडिंग करिए या टैप करिए अपने पैर को जमीन पे। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, लेकिन वो ग्राउंडिंग में बहुत पहले कर रही थी, अभी भूल गई थी उसे। हाँ ये रीजन हो सकता है। तो ग्राउंडिंग करके देखिए, और डेफिनेटली मेडिटेशन से आपकी स्लीप की क्वालिटी बिल्कुल एनहांस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।